छोटे से गांव देवपुरा की यह कहानी वर्षों से सुनाई जाती थी। गांव की सबसे सुंदर युवती आराध्या के साथ घटी एक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया था। आराध्या के बारे में कहा जाता था, उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि लोग उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी शादी गांव के ही एक प्रतिष्ठित परिवार के युवक विवेक से तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शादी एक रहस्य और आतंक की छाया में बदलने वाली है। शादी के ठीक एक हफ्ते पहले आराध्या ने अपने घर वालों से कहा कि उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। माँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब पलटकर देखती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। उसकी माँ ने इसे शादी की थकान और डर का परिणाम मानकर उसे आराम करने को कहा, लेकिन ये बात आराध्या की दादी ने सुन ली और आराध्या से कहा, आराध्या बेटी, तुम्हें ये कब से लग रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है? दादी, जब से मेरी शादी तय हुई है तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है। ये शायद वही है। दादी, वो आदमी कौन है? आराध्या ने दादी से पूछा, लेकिन आराध्या की दादी ने उसे कुछ नहीं बताया। अगली रात जब आराध्या अपने कमरे में सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। आराध्या ने घबराकर जब अपनी आंखें खोली तो सामने एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। वह सफेद धोती पहने था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? आराध्या, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आराध्या ने चीखकर अपने परिवार को बुलाया, लेकिन जब तक वह कमरे में पहुंचे वह आदमी गायब हो चुका था। इस घटना के बाद आराध्या बहुत ही परेशान रहने लगी, लेकिन जब आराध्या की दादी ने उसे इस तरह से परेशान देखा तो उसे एक बाबा के पास ले गई। बाबा, मेरी पोती को एक परछाई दिखाई देती है। बाबा ने आराध्या के हाथ पर एक काला धागा बांध दिया और कहा, जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम्हारे आसपास कोई भी आत्मा नहीं भटक सकती। और जल्दी ही आराध्या की शादी का दिन भी आ गया। शादी के दिन आराध्या की दादी ने पूरी कोशिश की कि आराध्या सुरक्षित रहे। शादी की रस्में शांतिपूर्वक ढंग से पूरी हुई। विवेक और आराध्या की विदाई हो गई और वे अपने नए घर पहुंच गए। शादी के बाद की रात को जब विवेक और आराध्या अपने कमरे में थे, अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। ठंडी हवा का झोंका आया और आराध्या ने देखा कि वही सफेद कपड़े पहना आदमी उनके कमरे में खड़ा था। तुम किसी और की हो सकती हो, लेकिन मेरी दुल्हन नहीं बन सकती। इसके बाद कमरे में सारी चीजें इधर उधर उड़ने लगी और विवेक के सर पर जा लगी और विवेक बेहोश हो गया और आराध्या चीखती रही। अगले दिन विवेक के परिवार ने गांव के एक प्रतिष्ठित तांत्रिक शिवदास बाबा को बुलाया। शिवदास बाबा ने कहा, हमें आत्मा को बुलाना होगा और पता लगाना होगा कि वो क्यों आराध्या के पीछे पड़ी है। आराध्या को एक खास पूजा करनी होगी जिसमें वह आत्मा से बात करके उसे शांत कर सके। पूजा की रात आ गई। तांत्रिक ने अपनी मंत्र विद्या शुरू की। थोड़ी ही देर में विशाल की आत्मा प्रकट हुई। वह बहुत गुस्से में था। क्यों रे, क्या नाम है तेरा और तू क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा है? मुझे धोखा मिला। इस लड़की ने मेरे साथ धोखा किया। इसने मुझे वादा किया था कि हम दोनों शादी करेंगे। आराध्या ने साहस जुटाकर उससे कहा, मैंने तुमसे शादी का वादा नहीं किया। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? याद करो, बचपन में तुम्हारा एक दोस्त था जिसके साथ तुम सारा दिन खेलती रहती थी और तुमने उसे वादा किया था कि तुम उससे शादी करोगी। मैं वही बच्चा हूँ। कुछ दिनों बाद काम की वजह से तुम्हारे पिता को दूसरे गांव जाना पड़ा और वो तुम्हें भी अपने साथ ले गए। और एक दिन मैं नदी में नहा रहा था, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही गहराई में चला गया और उस नदी में डूब गया। लेकिन मरते मरते मुझे तुम्हारा वादा याद रहा और मैं एक भूत बन गया और तभी से मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ। विशाल, मेरी शादी हो चुकी है। अब हम शादी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तांत्रिक ने बताया कि विशाल की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी मृत्यु स्थान पर एक पूजा की जाएगी। आराध्या ने विशाल की आत्मा को उसकी मृत्यु के स्थान पर बुलाया और एक पूजा की गई और एक दिया जलाकर उसकी पसंदीदा चीजें चढ़ाई। पूजा समाप्त होते ही विशाल की आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। हम शादी तो नहीं कर पाए, लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे। विशाल की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। आराध्या और विवेक की जिंदगी सामान्य हो गई।
लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस स्थान पर जहां विशाल की आत्मा ने शांति पाई थी, रात के समय वहां पर एक दिया जलता हुआ दिखाई देता है।